Hello students, today we are going to start chapter 3 class 7 science fiber to fabric। जैसे कि आप सबको पता ही है, ह्यूमन बीइंग्स की 3 बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। दिस चैप्टर इज अबाउट क्लोथिंग। हम सबको क्लोथ्स पहनने की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। अर्ली मैन तो अपनी बॉडी को ट्री की लीफ से ही कवर कर लेता था। विद द लेटर इन्वेंशंस क्लोथ की डिस्कवरी हुई एंड देन हम लोग क्लोथ्स पहनने लगे और नाउ वी कैन सी वी हैव वैरायटी ऑफ क्लोथ्स। तो क्लोथ्स के सोर्सेस क्या हैं, ये कैसे बनता है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई एम गोइंग विद दिस प्रेजेंटेशन। Fibers are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. Fibers obtained from plants are cotton and jute. ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि जो फाइबर्स प्लांट से ऑब्टेन होते हैं वो हैं कॉटन एंड जूट, एंड फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर वूल एंड सिल्क। वूल यानी कि ऊन, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम फर ऑफ शीप, अंगोरा गॉट, कश्मीरी गॉट, याक, rabbit, camel, llama and alpaca. llama and alpaca साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। इन सब एनिमल्स यानी कि वूल यील्डिंग एनिमल्स, इनकी बॉडी कवर होती है हेयर से। इन हेयर्स को बोला जाता है फ्लीस। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म के बारे में हम जब सिल्कवॉर्म की मैं आपको लाइफ हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, उसमें कोकून एक स्टेज है, उसमें बता दिया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम वूल की। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड अदर एनिमल्स। इन वूल यील्डिंग एनिमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं जो इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। मोस्ट ऑफ द वूल हमें शीप से मिलती है। इस चैप्टर में हम शीप से वूल कैसे प्रोसेस की जाती है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक से भी वूल मिलती है हमें जो तिब्बत और लद्दाख के इलाकों में पाई जाती है। अंगूरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगूरा गॉट्स विच आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। जो कश्मीर की गॉट है उससे जो वूल मिलती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और उससे पश्मीना शॉल बनाई जाती हैं। इन एनिमल्स के ऊपर थिक कॉट ऑफ हेयर होती है। अब इन हेयर के अंदर एयर ट्रैप कर जाती है। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हवा ऊष्मा की कुचालक है, तो वो इन एनिमल्स को वार्म रखती है। शीप के फाइबर 2 टाइप के होते हैं जिनको फ्लीस बोला जाता है। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर बाल डिफरेंट हैं, हेयर के बाल डिफरेंट हैं, ऐसे ही शीप की जो दाढ़ी के बाल हैं वो हार्ड हैं और जो स्किन के बाल हैं वो सॉफ्ट हैं। इन दोनों से ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वूल्स ऑब्टेन करी जाती हैं। कुछ शीप की ऐसी ब्रीड्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ फाइन हेयर होते हैं। वो ब्रीड्स कैसे बनी है? बाय द मेथड ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इस स्लाइड के अंदर मैंने वूल यील्डिंग एनिमल्स दिखाए हैं, दैट इज याक, कैमल, गॉट, शीप, अल्पाका, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि ये एनिमल्स वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं। फाइबर से वूल कैसे बनाई जाती है? वूल बनाने के लिए शीप का पालन करना पड़ता है, पालन पोषण करना पड़ता है। उनके बालों को काटा जाता है और फिर उससे ऊन बनाई जाती है। रियरिंग का मतलब क्या है कि शीप का पालन करना, शीप का पालन पोषण करना, उसको फूड प्रोवाइड कराना, शेल्टर प्रोवाइड कराना और हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना। इंडिया के अंदर शीप हिली स्टेट्स यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में मिलती है। ऑल्सो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे प्लेन्स में भी
शीप पाई जाती है जिनसे वूल बनाई जाती है। शीप हार्बीवोरस है, यानी कि शाकाहारी है, ग्रास और लीव्स खाती है, इसलिए प्रेडरी उनको शेपर्ड्स उनको ग्रासलैंड में ले जाते हैं चरवाने के लिए। शीप दालें, कॉर्न, ज्वार और ऑयल केक्स भी खाती है। सर्दियों के अंदर शीप इंडोर्स रहती है और लीव्स, ग्रेन और ड्राई फॉडर यानी कि सूखा चारा खाती है। तो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि रियरिंग किसको बोलते हैं, शीप के पालन पोषण को बोलते हैं, ताकि उनको फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइड कराया जाए। इंडिया के कुछ हिली स्टेट्स में भी शीप पाई जाती है जिसकी वूल यूज होती है, और प्लेन्स में भी पाई जाती है। शीप हार्बीवोरस है, हरा चारा और सूखा चारा खाती है। सर्दियों के अंदर शीप को इंडोर्स रखा जाता है, बाहर नहीं जाने दिया जाता। इस स्लाइड के अंदर मैंने इंडिया के अंदर कौन से वूल यील्डिंग ब्रीड्स हैं, वो कहां कहां पाई जाती हैं और वो किस क्वालिटी की वूल देती हैं ये बताया है। जैसे कि लोही गुड क्वालिटी वूल देती है, राजस्थान और पंजाब में ये पाई जाती है। रामपुर बुशेर इसकी ब्राउन फ्लीस है, ये यूपी और एचपी में पाई जाती है। नाली से कारपेट वूल बनती है जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। भाकरवाल के वूलन शॉल्स बनती हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी इसकी कोर्स वूल होती है जो गुजरात में पाई जाती है। पाटनवादी हॉर्जरी के लिए फेमस है और ये गुजरात में पाई जाती है। तो ये थी इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप जिनके नाम है लोही, रामपुर बुशेर, नाली, भाखरवाल, मारी एंड पाटनवादी, जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में पाई जाती है और डिफरेंट क्वालिटी की वूल के लिए फेमस है। मैंने पहले आपको बताया कि डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ वूल के लिए शीप की ब्रीडिंग करानी पड़ती है। शीप की ब्रीडिंग कराने का मतलब है कि ऐसे पेरेंट्स चूज किए जाते हैं ऑफस्प्रिंग के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। एक तो ऐसी क्वालिटी का पेरेंट होना चाहिए जिसकी वूल यील्डिंग ज्यादा है, एंड दूसरा ऐसा पेरेंट जिसकी वूल की क्वालिटी अच्छी है। तो इन दोनों की जब मीटिंग कराई जाती है या इनसे रिप्रोडक्शन कराई जाती है, तो जो न्यू यंग वन शीप बनती है, न्यू यंग वन शीप रिप्रोड्यूस होती है, उसके हेयर की क्वालिटी भी अच्छी होती है एंड उसकी यील्ड भी ज्यादा होती है, जो कि हमें डिजायर्ड है, जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसलिए ब्रीडिंग इसलिए की जाती है। विद दिस प्रोसेस हाई यील्ड ब्रीड्स आर रेज्ड, दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। थिक कोट भी होगी एंड क्वालिटी ऑफ वूल भी गुड होगी, इसीलिए ब्रीडिंग करानी पड़ती है, यानी कि नए पेरेंट्स ऑफ गुड क्वालिटी पेरेंट्स की क्रॉसिंग से न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कराया जाता है। फाइबर से वूल बनाने के लिए कौन से मेन स्टेप्स हैं, इस स्लाइड में हम उनके बारे में बात करेंगे। फाइबर से वूल ऑब्टेन करने के लिए 6 स्टेप्स हैं। शेयरिंग जिसको कटाई बोला जाता है, स्काउरिंग धुलाई, सॉर्टिंग छंटाई, कॉम्बिंग नॉट्स निकालना, डाइंग रंगाई करना एंड स्पिनिंग धागा बनाना। तो ये मेन स्टेप्स हैं शीप से लेकर धागा बनाने तक के, जिससे कि हमें वूल ऑब्टेन होगी और फिर उस वूल के फर्दर ड्रेसेस, स्वेटर्स या शॉल्स बनाए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब है कटाई। रिमूविंग थिक लेयर ऑफ फ्लीस along with thin layer of skin is called shearing. थिन लेयर ऑफ स्किन भी कटाई करी जाती है, लेकिन क्योंकि ये डेड स्किन होती है शीप के ऊपर, ये इसलिए उसको हर्ट नहीं करती है। ये शेवर से किया जाता है और ऐसे किसी सिमिलर डिवाइस से भी किया जा सकता है। समर के अंदर शेयरिंग करी जाती है। स्काउरिंग धुलाई। अब जो शीप से वूल ऑब्टेन होती है उसके ऊपर डस्ट, डर्ट, ग्रीस जैसा कुछ भी गंदगी हो सकती है, इसलिए इस वूल की धुलाई करनी पड़ती है, जो बड़े बड़े टैंक्स में करी जाती है या फिर मशीन्स में भी करी जा सकती है। उसके बाद सॉर्टिंग। अब हर एक शीप की वूल की क्वालिटी तो सेम नहीं होगी, डिफरेंट शीप्स की वूल क्वालिटी डिफरेंट है, इसलिए फैक्ट्री में जब उनको भेजा जाता है तो डिफरेंट क्वालिटी की वूल की अलग अलग से सॉर्टिंग यानी कि छटाई करी जाती है। कॉम्बिंग। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बुर्स या नॉट्स इज कॉल्ड कॉम्बिंग। बुर्स हटाने को
कांटे हटाने को बोला जाता है कॉम्बिंग. द फाइबर्स आर स्प्राउटेड अगेन एंड ड्राइड. नाउ दिस वूल इज रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर्स. ये रेशे बनने के लिए तैयार है. डाइंग, जो यानी कि रंगाई, जो नेचुरल वूल है शीप की वो ब्लैक, व्हाइट या ब्राउन है. अब इसका अगर हमें डिफरेंट कलर चाहिए तो हम इनकी रंगाई कर सकते हैं. स्पिनिंग, स्ट्रेट फाइबर्स को स्पन किया जाता है या ट्विस्ट किया जाता है ताकि उनसे धागा बनाया जा सके, यान बनाया जा सके, और फिर इस यान को निट किया जा सकता है या फिर वीव किया जा सकता है. नेक्स्ट, इस डायग्राम के अंदर ये जो हमने 6 स्टेप्स पढ़े हैं, दैट इज शेयरिंग, स्काउरिंग, कॉम्बिंग, डाइंग एंड स्पिनिंग, इस सारे स्टेप्स को इसमें क्लियर बताया गया है. सबसे पहले शीप की जो फ्लीस है उसको काटा गया है. देन इस फ्लीस को मिल में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है. वहां पे इसकी वॉशिंग करी गई है जिसको हमने स्काउटिंग बोला है. उसके बाद कॉम्बिंग करके उसके बुर हटाए गए हैं. उसके बाद ये धागा ऑब्टेन किया गया है और इस धागे को इस गोले के फॉर्म में यूनिफॉर्मिटी से बनाया गया है. ये गोले आपने जरूर देखे होंगे. जिन लोगों ने अपने आसपास अपने मदर, दादी या नेबर्स को कहीं स्वेटर बुनते हुए देखा है तो ये गोले मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिससे स्वेटर्स या शॉल्स या ड्रेसेस मेड किए जाते हैं. नाउ वूल के बाद हम बात करेंगे सिल्क की. सिल्क फाइबर एनिमल फाइबर है. सिल्क वॉर्म स्पिन करते हैं सिल्क फाइबर को. रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के कीट को पालना ताकि उससे सिल्क ऑब्टेन किया जा सके, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर. नेचुरल शाइन होने की वजह से सिल्क फाइबर काफी कॉस्टली है. जब इनको बर्न किया जाता है they give smell of burning hair. Silk is strongest natural fiber. इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग सिल्क इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं और एम्प्लॉयमेंट लेते हैं. चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 है सिल्क प्रोडक्शन में और इंडिया का रैंक भी काफी अच्छा है सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अंदर. तो सिल्क एनिमल फाइबर है. सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है. इसकी रेयरिंग को सेरीकल्चर बोला जाता है. इट्स अ कॉस्टली फायर. जब बर्न करते हैं इट्स गिव स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर एंड इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. सिल्क की प्रोडक्शन के लिए हमसे सबसे पहले पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. एग, फीमेल सिल्क मोथ पेल येलो कलर के एग्स देती है ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी लीव्स. मलबरी ट्री की लीव्स के ऊपर सिल्क मोथ अपने अंडे देती है. इन अंडों में 2 हफ्ते के बाद कैटरपिलर निकल आते हैं यानी कि सिल्क वॉर्म निकल आते हैं. सिल्क वॉर्म मलबरी ट्री की लीव्स पे रहते हैं, वहां पे खाना खाते हैं और साइज में ग्रो करते हैं. जो सिल्क वॉर्म है उसके सिर के ऊपर 2 ग्लैंड्स हैं. उन ग्लैंड्स के अंदर सिल्क फॉर्म होता है लिक्विड फॉर्म में. अंडों से लार्वे निकले. लार्वे खाना खाते हैं मलबरी ट्री लीव्स के ऊपर और सिल्क फॉर्म होता है लिक्विड फॉर्म में उसके सिर के अंदर. प्यूपा, ये नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज है. हर एक सिल्क वॉर्म अपने आसपास कोकोन स्पिन करता है अपने हेड को 8 के पैटर्न में घुमा के. अब उसके सिर में बना है सिल्क लिक्विड फॉर्म में और उसके ऊपर वो धागा बुन रहा है इन द पैटर्न ऑफ 8. इस मूवमेंट में जो हेड है सिल्क वॉर्म की वो सिल्क सिक्रीट करती है फ्रॉम द टाइनी ओपनिंग ऑफ हेड. लिक्विड सिल्क 2-3 दिन के अंदर एयर के साथ कांटेक्ट करके फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है. कोकून, अब जब कैटरपिलर अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर करता है इस कवरिंग को बोलते हैं कोकून. तो ध्यान से सुनिए, कोकून कवरिंग है सिल्क फाइबर की जो कैटरपिलर ने अपने सिर के आसपास बना ली है. अब उस कवरिंग को बोला है कोकून और लेकिन कोकून के अंदर फर्दर डेवलपमेंट है, आगे आगे वैसी होती जा रही है यानी कि उससे एडल्ट बन जाएगा. तो इसमें मैंने आपको इस स्लाइड में सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया. एग से लार्वा, लार्वा से नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज इज प्यूपा एंड कोकून इज कवरिंग.
आउटर कवरिंग जिसमें धागा लिपटा हुआ है, और उसके अंदर फर्दर क्या है, सिल्क वॉर्म की फर्दर डेवलपमेंट हो रही है, मतलब उससे एडल्ट फिर से बन जाएगा। इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे फिर से। फीमेल सिल्क मोथ एग देता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा की नेक्स्ट स्टेज है प्यूपा, ये आउटर कवरिंग है दैट इज कोकून, कोकून के आसपास क्या है, सिल्क फाइबर लिपटा हुआ होता है और अंदर वैसे ही डेवलपमेंट हो रही होती है, और जब डेवलपमेंट होती है तो एडल्ट सिल्क मोथ फिर से बनता है, मेल एंड फीमेल, और जो फीमेल है दैट अगेन ले एग्स, और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है और इस तरीके से हम सिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, सिल्क वॉर्म्स का पालन, रेशम के कीट का पालन। सिल्क मोथ की रेयरिंग की जाती है, कोकून्स कलेक्ट किए जाते हैं, उससे थ्रेड बनता है। सिल्क फार्म एक ऐसी जगह है जहां रेशम के कीड़ों को रखा जाता है लिनन बैग्स के अंदर, लेकिन ध्यान रहे इन लिनन बैग्स को पहले डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। सिल्क मोथ यानी कि रेशम का कीड़ा, जिसको कैटरपिलर भी कहा जाता है, वो एक टाइम में 200 से 250 अंडे देता है। इन अंडों को परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रखा जाता है अंडर सूटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन। ऐसा क्यों रखा जाता है, क्योंकि अब एग से निकलेंगे लार्वे यानी कि कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म। ऐसा करने के लिए इनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इंक्यूबेटर क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिकली वार्म्ड बॉक्स होता है जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस को किसी भी डिजायर्ड टेम्परेचर के अंदर रखा जा सकता है। अब एग से हैच करने हैं लार्वे, उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर इंक्यूबेटर दे सकता है। लार्वे मलबरी लीव्स के ऊपर फीड होते हैं, दिन रात खाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है, उसके बाद वो खाना बंद कर देते हैं और बैम्बू के टाइनी चैम्बर में मूव कर जाते हैं, वहां पे वो स्पिन करते हैं कोकून। सिल्क वॉर्म अपना कोकून कंप्लीट करता है जिसका साइज है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और 5 दिन के अंदर उसके आसपास जो धागा लिपटा हुआ है उसकी लंबाई है 600 से 1200 मीटर, और ये धागा ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क वॉर्म का रेयरिंग क्यों की जाती है, ताकि उससे सिल्क ऑब्टेन हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो सिल्क मोथ एग देती है एक टाइम में 200 से 250, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन में से उसमें से लार्वे निकल आते हैं, लार्वे मलबरी लीव्स के ऊपर खाना खाते हैं, और नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज में जब वो खाना बंद कर देते हैं बैम्बू के चैम्बर में शिफ्ट हो जाते हैं और वो कोकून स्पिन करते हैं। कोकून की लंबाई 4 सेंटीमीटर और उससे धागा 600 से 1200 मीटर लंबा धागा फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। कोकून से सिल्क कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इसका प्रोसेस है बॉइलिंग। कोकून को अंडर सन रखा जाता है और बॉइल किया जाता है हॉट टेम्परेचर में। अब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून टू यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। कोकून से धागे निकालना और उसको सिल्क की तरह यूज करना, दैट इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क, दैट इज डन बाय मशीन्स। Silk fibers are spun into silk threads which are woven into silk cloth by the weavers. फिर इन वाइबर से धागा बनता है और इस धागे से सिल्क की क्लोथ बनाते हैं वीवर्स। तो इस डायग्राम के अंदर हमने कंप्लीटली फिर से शो किया है कि सिल्क मोथ ने एग्स दिए, इन एग से लार्वे निकले, इन लार्वे की नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज क्या है, प्यूपा, और इसकी आउटर कवरिंग जिसमें धागा लिपटा हुआ है, इस कवरिंग के स्ट्रक्चर को क्या बोला है, कोकून। इन कोकून से धागा निकाला गया है और इस धागे को लपेटा गया है, फिर क्वालिटी वाइज उसको अलग अलग किया गया है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, रिस्क फैक्टर जो कोई भी वर्कर फेस करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, उसको बोला जाता है ऑक्यूपेशनल डिसीज। वूल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट मीन्स है लाइवलीहुड के लिए, जहां पे जो सॉर्टर्स हैं उनकी जॉब काफी डिफिकल्ट है। कई बार वो अफेक्ट हो जाते हैं एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एंथ्रेक्स, जिसकी वजह से फैटल डिसीज यानी कि सॉर्टर डिसीज हो सकता है। किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई
बंदा काम करता है और उसकी लाइफ को रिस्क है, तो ऐसा डिसीज अगर उसको हो सकता है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिसीज। लेकिन फिर भी लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए काम तो करना पड़ता है एंड लाइफ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए रिस्क उठाना पड़ता है। So hopefully students, you have now understand about the animal fibers, wool and silk, sheep की rearing, silkworm की rearing and the various processes by which the silk is obtained and the various processes by which wool is obtained. Hopefully you have liked this presentation. Now you will be able to answer all the questions and exercise of chapter 7 Science Fiber to Fabric. Thank you.